बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARS एजुकेशन। आई एम मिस राशिदा और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आपके लिए बी फार्मेसी या फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट विद माइक्रोबायोलॉजी, और इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी माइक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट। बच्चे, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 1 भी है हमारे पास, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। अपनी इस प्लेलिस्ट में मैं आपको माइक्रोबायोलॉजी के तमाम तर लेक्चर्स जो हैं वो आसान वे में वाइट बोर्ड पे समझाऊंगी इजी टर्म्स के साथ, और इसके साथ साथ बच्चे मैं आपके साथ शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन में अपने हैंड रिटन नोट्स भी, और इसके साथ ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा एक लेक्चर उस टॉपिक पे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास पास्ट पेपर्स में कौन से MCQs बार बार आ चुके हैं फार्मेसी टेक्नीशियन के एग्जाम्स में, पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस क्या हैं, मेथोडोलॉजी क्या है एग्जाम की, आपने अपने एग्जाम्स में कौन सी गलतियां नहीं करनी, एग्जाम्स को प्रॉपरली कैसे राइट करना है एग्जाम्स में, ये सारी जो है वो चीज़ें इसी प्लेलिस्ट में आपको एक लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊंगी, ताकि आप अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें और अच्छा स्कोर मार्क करें। इसी के साथ बच्चे बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट लेक्चर, जो कि माइक्रोबायोलॉजी टू इंट्रोडक्शन पे है, और देखते हैं हम कि हम माइक्रोबायोलॉजी में क्या स्टडी करेंगे। जी बच्चे, यहाँ सबसे पहले एक टर्म लिखी हुई है माइक्रोबायोलॉजी। ये जो माइक्रोबायोलॉजी की टर्म है माइक्रोबायोलॉजी, ये दो ग्रीक वर्ड से ड्राइव की गई है। एक वर्ड है हमारे पास माइक्रो और दूसरा वर्ड है हमारे पास बायोलॉजी। अब माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल एंड बायोलॉजी मीन स्टडी ऑफ लाइफ। अच्छा, इसको हम डिफाइन कुछ यूं करेंगे माइक्रोबायोलॉजी को, इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with microorganisms and their impact on other living organisms. Other living organisms is known as microbiology. बच्चे, इस डेफिनेशन में हमने ये चीज नोट की है कि ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, और ना सिर्फ हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं बल्कि हम इनका इम्पैक्ट भी चेक करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। अच्छा जी, इसके साथ ही हम देखते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने जा रही है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के किन एरियाज को कंसर्न करती है। इसमें बच्चे हम देखेंगे एरियाज ऑफ कंसर्न ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म and identification of microbes का नॉलेज देती है या इन एरियाज को कंसर्न करती है। इट मीन्स यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी फॉर्म या स्ट्रक्चर क्या है, उनकी फिजियोलॉजी क्या है, रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है उनके अंदर, मेटाबॉलिज्म कौन सा है, और इसके साथ साथ हम अदर माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई भी करते हैं। सिमिलरली बच्चे, यही फील्ड हमारे पास कुछ अदर टर्म्स को भी डील करता है या स्टडी करता है या डील करता है। किन चीजों को? यहां पे हम देखेंगे नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोब्स इन नेचर। नेचर के अंदर ये जो हमारे पास टाइनी क्रिएचर या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। सेकंड हम देखते हैं रिलेशनशिप। बच्चों, रिलेशनशिप देखते हैं हम माइक्रोब्स का
with each other and other living organisms के साथ में, यानी कि जो हमारे पास माइक्रोब्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसकी स्टडी भी की जाती है माइक्रोबायोलॉजी में। थर्ड हम इसके अंदर देखते हैं केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। एंड फोर्थली हम बच्चे इसके अंदर देख रहे होते हैं इनका जो इम्पैक्ट है बेनिफिशियल और डिटर्मिनल इफेक्ट या इम्पैक्ट जो है इनका ह्यूमंस के ऊपर या मैन के ऊपर। ये हमारे पास 4 टर्म्स हैं बच्चे, जिसके अंदर हम देख रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। सेकंड हमने देखना है रिलेशनशिप ऑफ माइक्रोब्स कि इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। और थर्डली हम देखते हैं इसके अंदर इनकी केमिकल या फिजिकल चेंजेस इसमें क्या हो रही हैं। फोर्थ में हम इनका बेनिफिशियल या डिटर्मिनल इम्पैक्ट देखते हैं ह्यूमंस के ऊपर। अच्छा बच्चे, यहाँ पे बार बार एक टर्म को इस्तेमाल किया गया है माइक्रोब्स की टर्म को, तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, इनकी क्या डेफिनेशन। बच्चे माइक्रोब्स एक ऐसी टर्म है जो कि यूज की जाती है टाइनी क्रिएचर के लिए। अच्छा, ये टाइनी क्रिएचर क्या होती है, दैट इंडिविजुअली small in size do not be seen with naked eye। यानी ये एक ऐसी टर्म है बच्चे जिसको हम इस्तेमाल करते हैं टाइनी क्रिएचर के लिए, बहुत ही छोटे क्रिएचर या मखलूक के लिए जो कि इतनी स्मॉल इन साइज होती है कि हम इन्हें आम आंख से नहीं देख सकते। तो इसके लिए हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं माइक्रोब्स का या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। और वो माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हो सकते हैं हमारे पास, बैक्टीरिया, फंजाई, इसके अलावा आप इसमें एल्गी लिख सकते हैं, माइक्रोप्लाज्मा एटसेट्रा। इससे ज्यादा किस्म के आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स मौजूद होते हैं। ये हमारी कुछ टर्म्स थी जिसमें हमने माइक्रोबायोलॉजी को डिफाइन किया, इसके एरियाज ऑफ कंसर्न को देखा और इसके साथ साथ ही हमने माइक्रोब्स को स्टडी किया, उनकी डेफिनेशन को देखा और माइक्रोब्स में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं। चलते हैं बच्चे अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब हमने देखना है कि ये माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से इवॉल्व हुए। बच्चे अगर हम बात करें 1665 की, तो एक साइंटिस्ट हमारे पास रॉबर्ट हुक, इन्होंने हमें एक डिस्क्रिप्शन दी थी, डिसेप्शन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स यूजेस। अब देखिए ना, हमने बात की कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ही टाइनी क्रिएचर है, छोटी सी मखलूक है जिसको आप आम आंख से नहीं देख सकते। तो बच्चे इसको देखने के लिए हमारे पास कोई ना कोई इक्विपमेंट या कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होना जरूरी था। तो इसके लिए सबसे पहले हमने देखना है इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप को। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसको उन ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए यूज किया जाता है जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते। तो बात हो रही है 1665 की, जिसमें रॉबर्ट हुक ने एक डिसेप्शन दी थी माइक्रोस्कोप और उसके यूजेस के बारे में, लेकिन अभी माइक्रोस्कोप इन्वेंट नहीं हुई थी। उस टाइम पे उसने एक स्टडी की थी या हमें एक डिस्क्रिप्शन दी थी, डिस्क्रिप्शन उसने दी थी ऑन स्लाइस ऑफ कॉर्क, जिसको बच्चे उसने सेल का नाम दिया। उसने एक शहद के मक्खे की तरह का एक स्लाइस ऑफ कॉर्क स्टडी किया और उसने कहा कि जिस तरह शहद के छत्ते के अंदर छोटे छोटे होल्स या खाने बने होते हैं, सेल कुछ इसी तरह का होता है। इसके बाद 1670 के अंदर ल्यूवेनहुक ने इसको मजीद स्टडी किया और फिर इसने फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्क्रिप्शन दी, डिस्क्रिप्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
बच्चे इसके साथ ही इसने इन्वेंट किया माइक्रोस्कोप को, लेकिन वो माइक्रोस्कोप जो थी वो सिंपल और सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप थी। जी बच्चे, फिर उसके बाद उसने 1674 के अंदर इस टाइनी क्रिएचर को एक नाम दिया जो कि है एनिमलक्यूलस। छोटे छोटे एनिमल्स, टाइनी क्रिएचर्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया। तो ये एक शॉर्ट हिस्ट्री है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी की, जिसमें इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप से लेकर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नेम देने तक का वर्ड था। अच्छा जी, अगर हमने इसकी हिस्ट्री भी देख ली तो अब हम देखेंगे कि हम फार्मास्यूटिक्स या बी फार्मेसी टेक्नीशियंस के अंदर माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ते क्यों हैं बच्चे। देखिए, जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके बारे में ये कहा जा सकता है या कहा जाता है कि इनके बगैर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। अब हमारी इस इन्वायरमेंट में बहुत से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बगैर कंप्लीट नहीं होते। स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक में स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में हम ये चीज़ें रीड करेंगे कि हमारे पास बी फार्मेसी टेक्नीशियन या अगर हम ओवरऑल अपने इन्वायरमेंट को लेते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या स्कोप है, ये कहाँ पे यूज हो रहे होते हैं। सबसे पहले बच्चे हम देखेंगे कि हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं कौन कौन से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या हम इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम देखते हैं हमारे पास क्या है जी, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ये सारे जो है वो हमारे पास क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कवर करते हैं। अच्छा, इसके साथ ही हम देखते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इनके बगैर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। इट मीन्स विदाउट हार्मलेस organisms life would be uncertain. इसका क्या मतलब है, यानी कि हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बगैर जिंदगी जो है वो मुमकिन नहीं थी, क्योंकि बच्चे जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल को या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सादा सब्सटेंसेस के अंदर या पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इसकी बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, हमारे इन्वायरमेंट में हम देखते हैं बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो डेथ होती है उनकी, तो उनका जो डिके प्रोसेस है, उनकी डीकम्पोजिशन है, वो बच्चे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही पॉसिबल है, जिसकी वजह से हमारे नेचर के अंदर तमाम तर साइकिल्स जो हैं वो जारी रहते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो हार्मलेस ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बगैर जिंदगी यकीनी नहीं थी। अच्छा, फिर हमने इसी में देखना है कि यही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका क्या इम्पैक्ट है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर। हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इम्पैक्ट या इफेक्ट ह्यूमन एग्जिस्टेंस, किस तरीके से ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन एग्जिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। और यही बच्चे हमारे पास क्या थी, फाउंडेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसी एक पॉइंट को हम फाउंडेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का नाम देते हैं, क्योंकि ये हमें बताती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका ह्यूमन एग्जिस्टेंस या लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। अच्छा बच्चे, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जैसे कि हमारे पास फ्रूट जूस होते हैं या आप देख लें सॉर्ट ऑफ मिल्क। बच्चे, फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने एक नॉर्मल लाइफ में देखा होगा
कि हमें मौसम हो या ना हो, डिफरेंट जो है वो फ्रूट्स के जूस फ्लेवर्स में, मैंगो फ्लेवर में चाहिए आपको, एप्पल फ्लेवर में चाहिए, तो ये हमें जूस का अवेलेबिलिटी, फ्लेवर्स की अवेलेबिलिटी, या सॉर्ट ऑफ मिल्क, दूध से आपका दही बनाना, पनीर बनाना, ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है बच्चे? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, और यही हमारे पास फर्मेंटेशन के प्रोसेस को भी कैरी आउट कर रहा होता है। इसके साथ साथ बच्चे ये ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज हैं उसको भी इनहेंस करता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को भी। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेरॉइड प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें भी ये हेल्पफुल है। इसके अलावा बच्चे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो तैयार की जाती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट्स शुड बी एबल टू पास अ टेस्ट ऑफ certainty, and this is the basic impact or the foundation of industrial microbiology। यही हमारे पास इंडस्ट्रियल माइक्रोबियोलॉजी की बेस है। यानी हमारे पास बच्चे ऐसी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए जो स्टीराइल प्रोडक्ट्स हो, या प्रोडक्ट्स इस काबिल हो कि वो स्टीराइलिटी का टेस्ट जो है वो पास कर सकती हो, वो उनकी स्टेराइलिटी पॉसिबल हो, और यही हमारे पास इंडस्ट्रियल माइक्रोबियोलॉजी की बेस है कि हम माइक्रोबियोलॉजी को डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि हमारे पास हमने बात की कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्टेरिलिटी के टेस्ट को पास करने के काबिल हों, या हम जो माइक्रोबायोलॉजी को इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करें तो इसी वजह से। इसके अलावा हमारे पास जितनी भी मेडिसिन होती हैं, मेडिसिन जो कि कॉन्टैमिनेटेड की जाती हैं, कॉन्टैमिनेटेड विद पोटेंशियली पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर ऑफ सेफ्टी हैजर्ड्स। इसका मतलब ये है कि जितनी भी हमारे पास जो मेडिसिन हैं जो कि पोटेंशियली पैथोजेनिक बैक्टीरिया के साथ कॉन्टैमिनेटेड हैं, या कुछ बैक्टीरियाज का इस्तेमाल करके हम वैक्सीन्स वगैरह बना रहे होते हैं, तो बच्चे इनमें जो मेडिसिन होती हैं जिनको हम किसी ना किसी वल्नरेबल वे से, हम एरिया इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम आइस में कोई ड्रॉप्स या कोई इस तरह की मेडिसिन यूज कर रहे हैं, या फिर हम इसे किसी वे से दे रहे हैं, वल्नरेबल वे जो है, यानी कि हमारे पास ऊपरी वे जो होते हैं जिसमें इंजेक्शन वगैरह के थ्रू हम मेडिसिन दे रही होती है, तो दीज मेडिसिन शुड बी स्टीराइल। ये जर्म से, बैक्टीरिया से पाक होनी चाहिए, और ये स्टीराइजेशन का प्रोसेस जो होता है ये हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ही डन कर रहे होते हैं। इसके अलावा बच्चे बहुत से इंजेक्शन जो होते हैं जिनको हम इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शंस, इंजेक्टेड, इनको हम पास करते हैं एक टेस्ट में से जो कि पायरोजीन्स टेस्ट कहलाता है। पायरोजीन्स, अब ये पायरोजीन्स बच्चे ऐसे सब्सटेंस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर विच राइज टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, राइज टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। सो ऐसे इंजेक्शंस या ऐसी मेडिसिन का यूज जो हम अपने माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं, इनको एक पायरोजीन टेस्ट भी किया जाता है ताकि हमारे पास सेफ प्रोडक्ट्स मौजूद हो। इसी के साथ बच्चे अगर हमने अपनी प्रोडक्ट्स को स्टीराइज कर लिया है, स्टीराइजेशन प्रोसेस से हमने प्रोडक्ट्स को गुजार लिया है, वो प्रोडक्ट्स की स्टीराइजेशन डन हो गई है, तो फिर आपने क्या करना है, उसको फाइनल पैकिंग में ले जाना है, मजीद उसकी स्टीराइजेशन करें फाइनल पैकिंग में या पैकेट्स में, उसको जो है वो हम पैक कर देते हैं। और बच्चे ये आप स्टीराइजेशन बाय हीट भी करवा सकते हैं, बाय रेडिएशंस भी करवा सकते हैं,
और बाय एनी अदर मेथड, कोई भी दूसरा मेथड जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बच्चे एक और पॉइंट है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी में कि जो हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेडिसिन्स, ये इंडस्ट्रीज हैं या उनके अंदर वर्कर जो हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं मेडिसिन्स की, दवाइयों की, तो बच्चे उनको इस चीज का नॉलेज होना जरूरी है। उनको नॉलेज हो किस चीज का, डिसइंफेक्शन एंड केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। कौन से सब्सटेंसेस का उसको डिसइंफेक्शन पॉइंट या केमिकल नेचर पता होना चाहिए बच्चे, वो सब्सटेंसेस जिनको वो इस्तेमाल कर रहा है अपनी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। और वो प्रोडक्ट्स क्या हो सकती है, एंटी सेप्टिक्स हो सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स हो सकते हैं, और एनी अदर माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स इसमें आ सकती हैं। कहने का मकसद ये है कि जो हमारे पास दवा साजी के इंडस्ट्रीज हैं या जो माहिर हैं, फार्मास्यूटिक्स हैं बच्चे, उन्हें मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ उसकी डिसइंफेक्शन, इनसे अगर कोई इन्फेक्शन कॉज हो रहा है तो हमने उस इन्फेक्शन को कैसे खत्म करना है, उसके डिसइंफेक्शन का और उसकी केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंसेस का, जिन सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करके, जिस मटेरियल को इस्तेमाल करके मेडिसिन को प्रिपेयर किया गया है, उसकी केमिकल नेचर का पता होना जरूरी है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, ताकि वो एंटीसेप्टिक्स या डिसइंफेक्टेंट्स या कोई भी माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या बना रहे हैं तो वो उसके बारे में मुकम्मल गिरफ्त रखते हों। और ये सारा नॉलेज उनको कौन प्रोवाइड करेगा, माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ मेटाबॉलिज्म को रीड करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को जो है वो कंटामिनेटेड करते हैं, या उनसे बनी हुई प्रोडक्ट्स को है वो कैसे डील करना है, कैसे यूज करना है, ये सारी मैथडोलॉजी जो है वो उनको थ्रू द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पता चलती है। इसके साथ ही बच्चे एक और पॉइंट आपको पढ़ाऊंगी, वो हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी इन आवर फ्यूचर और एट प्रेजेंट। माइक्रोबायोलॉजी एट प्रेजेंट, इस टाइम पे माइक्रोबायोलॉजी किस तरीके से हमारे सामने आ रही है। इसमें बच्चे एक पॉइंट हमारे पास ये है कि जो माइक्रोबायोलॉजी है 20th सेंचुरी में ये एक न्यूरो साइंस है, ये एक न्यूरो साइंस है बच्चे, क्योंकि ये डायनामिक है, इसके साथ साथ ये एक्सप्लोरिंग है, और साथ ही ये रेवोल्यूशनरी है। इन टर्म्स का मतलब ये है कि ये डायनामिक का होने का मतलब ये मुख्तलिफ एरियाज को ये कवर करती है, एक्सप्लोरिंग है, एक्सप्लोर किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, इसको डिफरेंट एरियाज को कवर करेगी और रेवोल्यूशन लेके आएगी, चेंजेस इसमें पॉसिबल हैं। इसके साथ ही बच्चे हम माइक्रोबायोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बहुत से जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट वो क्या तैयार कर रहे हैं, वैक्सीन्स और ड्रग्स। इस टाइम पे माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज इस्तेमाल करते हुए या माइक्रोब्स को इस्तेमाल करते हुए जो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है वो डिफरेंट वैक्सीन्स और ड्रग्स को प्रिपेयर कर रहा है। बच्चे ये जो वैक्सीन्स होती हैं ये मुख्तलिफ इन्फेक्शंस लाइक पोलियो या स्मॉल पॉक्सेस वगैरह हो गए हो पेशेंट्स को, तो वहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं। लाइक अभी कोरोना वायरस भी था तो उसकी भी वैक्सीन जो है वो बनाई गई है, और वो भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके ही बना रहे होते हैं। इसी तरीके से बहुत सी ड्रग्स हैं लाइक पेनिसिलिन बनाई गई है, तो ये हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी का फील्ड ही है या माइक्रोब्स ही हैं जिनके जरिए हम ये ड्रग्स या वैक्सीन बना रहे हैं। इसके अलावा बच्चे हम इसको डिस्कवरी ऑफ विटामिन्स में इस्तेमाल करते हैं या अदर फूड मटेरियल्स, और
अदर बेसिक फूड पार्टिकल्स या मटेरियल्स में भी ये हमारे पास यूज होती है इनकी डिस्कवरी में। फोर्थली जो है ये हमारे पास जो माइक्रोबायोलॉजी है या माइक्रोब्स हैं बच्चे, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। सोर्स ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन कहां पे? स्पेस ट्रैवलिंग में। देखिए बच्चे, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोबायोलॉजी है इसको स्पेस ट्रैवलर भी यूज कर रहे हैं। किस मकसद के लिए? सोर्स ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन के लिए। अच्छा जी, इसके अलावा जो हमारे फिजिशियंस हैं बच्चे, उन्हें भी माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्यों? टू फाइट द डिजीजेस, बीमारियों के साथ लड़ने के लिए। अब देखिए ना, अगर एक फिजिशियन जो है, कोई भी माइक्रोबियल अटैक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक है, तो उसको जब एक फिजिशियन क्योर करना चाहेगा तो उसको पता होना चाहिए। जैसे हमारी आर्मी है बच्चे, तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप जो है वो इस तरीके से ट्रेन होंगे, और आपका एनिमी आपके ऊपर अटैक करता है तो आप जिस भी वे से उनका एनिमी अटैक कर रहा होगा, दुश्मन अटैक कर रहा होगा, हमारी आर्मी आगे से उसी वे से ट्रेन होती है। तो इसी तरीके से एक फिजिशियन जो है हमारी बॉडी को माइक्रोबियल अटैक से बचाने के लिए आगे से जो मेडिसिन रिकमेंड करते हैं या मेडिसिन देते हैं, वो भी बच्चे जो है वो फाइट करती है डिजीज के खिलाफ। लेकिन माइक्रोबायोलॉजिस्ट या फिजिशियंस माइक्रोबायोलॉजी का कंप्लीट नॉलेज रखते हुए ऐसी मेडिसिन तैयार करते हैं जो कि डिजीज के खिलाफ फाइट कर सके। इसके साथ ही बच्चे जो हमारे पास जियोलॉजिस्ट हैं, वो भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट या माइक्रोब्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो भी माइक्रोब्स को इस्तेमाल करते हैं फॉर द डिस्कवरी ऑफ ऑयल भी हो सकता है, गैस, कोयला, कोई भी हमारे पास जो जमीनी मादनियात वगैरह की डिस्कवरी है, उस वहां पे भी जो जियोलॉजिस्ट हैं वो माइक्रोब्स को इस्तेमाल करके अपनी डिस्कवरी को डन कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि जो माइक्रोबायोलॉजी का एक शोबा है या हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी फील्ड है बच्चे, वो बहुत से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, अदर इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि ये एक ऐसी क्रिएचर है, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका हमारी लाइफ में एग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। लाइफ इनके बगैर अनसर्टेन है। और जैसे जैसे बच्चे हम अपने सिलेबस को पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, उनकी फिजियोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है, किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, वे ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट व्हाई वी यूज और व्हाई वी हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन। यानी फार्मेसी टेक्नीशियन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का या माइक्रोबायोलॉजी का खास रोल क्या है, क्यों हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स को अपनी इस फील्ड ऑफ स्टडी में इस्तेमाल करते हैं, या इसका नॉलेज होना क्यों जरूरी है। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट लेक्चर्स सीरीज के अंदर। इंशाल्लाह ये आपको कंप्लीट लेक्चर सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें हर पॉइंट को इजी वे में डिस्कस किया जाएगा, और साथ ही साथ आपके साथ हैंड रिटन नोट्स भी शेयर किए जाएंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।